हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम आए हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में, जिसे कि कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पुणे के शनिवारवाड़ा को, जिसे कि पुणे की संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, शनिवारवाड़ा एक बहुत ही सुंदर और भव्य वास्तु है। तो आज मैं आपको शनिवारवाड़ा की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा और पूरा शनिवारवाड़ा घुमाऊंगा। मैंने आपको पूरा शनिवारवाड़ा डिटेल में दिखाने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आप अंत तक वीडियो में बने रहे, आपको जरूर अच्छी जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो ये यहाँ पे अभी हम ये आप सामने एंट्री गेट देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको एंट्री करना है। एंट्री करते ही सामने आपको शनिवारवाड़ा दिखाई देगा दोस्तों। तो यहाँ से सबसे नजदीकी जो बस स्टॉप है वो है पुणे महानगर पालिका का बस स्टॉप है दोस्तों, पुणे मनपा का बस स्टॉप। और वही सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से पड़ता है दोस्तों। ये यहाँ पे पार्किंग की सुविधा दी गई है, आप अपना व्हीकल यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो जैसे ही हम आगे जाते हैं, इस रेलिंग से होते हुए आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको एंट्री करना है। और सामने जो लेफ्ट साइड में आपको एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, उस पे एक क्यूआर कोड है दोस्तों। ये यहाँ पे एक क्यूआर कोड है, वो क्यूआर कोड स्कैन करके आपको ऑनलाइन टिकट कराना है दोस्तों। तो अभी हम आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ से हमने एंट्री की है। ये आजू बाजू में दीवार देख सकते हैं दोस्तों आप, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें है यहाँ से। और सामने जो ये स्टेज जैसा दिख रहा है, ये इसलिए है कि यहाँ पे खड़े रह के पेशवा और उनके लीडर अपने सैनिकों को संबोधित करते थे, यानी कि मोटिवेट करते थे दोस्तों। ये सामने आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे पेशवाओं की सेना खड़ी रहती थी और इस बड़े से ऊंचे स्टेज पे पेशवा खड़े रहते थे। तो अभी शनिवारवाड़ा खुल गया है दोस्तों। ये बाहर का कुछ नज़ारा है। ये जो स्टैचू देख रहे हैं आप, पहले बाजीराव पेशवा, इनका ये स्टैचू बनाया गया है। और यहाँ पे एक मंदिर भी है, बटाटा मारुति भगवान जी का ये मंदिर है दोस्तों। तो चलिए पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ, टिकट कितना है क्या है, और पूरा हिस्ट्री भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों शनिवारवाड़ा के बारे में। तो ये है शनिवारवाड़ा का मेन एंट्रेंस गेट दोस्तों, जिसे कि दिल्ली दरवाजा भी कहा जाता है। इस दरवाजे पे आप देख सकते हो दोस्तों, सामने जो आपको दिख रहा है ये दिल्ली दरवाजा है। इस दरवाजे पे आप देख सकते हैं, एक साइड पे जो है सूरज बना हुआ है। अभी थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। एक साइड पे सूरज बना हुआ है और दूसरा दरवाजे पे जो है दोस्तों चांद बना हुआ है। तो जो सूरज बना हुआ दरवाजा है, ये सिर्फ दिन के समय खुला रहता था, और चांद वाला दरवाजा सिर्फ रात को खुला रहता था दोस्तों। मतलब दोनों में से एक ही समय पर एक ही दरवाजा खुला रहता था। और ये जो लोहे के स्पाइक्स आपको दिख रहे हैं, जो कि जिनका लंबाई 12 इंच है दोस्तों, ये इसलिए लगाए गए हैं कि पहले जो है हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था ऐसे मजबूत दरवाजे तोड़ने के लिए। तो बराबर हाथी के हाइट के अनुसार ये लोहे के स्पाइक्स दरवाजे पे लगाए गए हैं दोस्तों, ताकि कोई हाथी इसे तोड़ ना सके। और दरवाजा कितना मजबूत है ये आप इसकी मोटाई देख के ही समझ सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप इसकी मोटाई देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं एंट्री अंदर। तो दोस्तों अभी हम इस दरवाजे से अंदर आए हैं, और ठीक उसके बाजू में एक छोटा दरवाजा है, जहाँ से आप ऊपर नगर खाना जा सकते हैं और पूरी तटबंदी भी घूम सकते हैं दोस्तों। तो अभी जाते ऊपर और घुमाते आपको पूरा शनिवारवाड़ा की तटबंदी, और घूमते घूमते पूरी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों। तो यहाँ से आपको ऊपर जाना है दोस्तों। आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ कितनी ऊंची ऊंची है। तो यहाँ से हम ऊपर आए हैं। ऊपर आते ही आपको देख सकते हैं पत्थर का पूरा एक कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे एक दरवाजा है जिसे कि ताला लगाया हुआ था दोस्तों। ऊपर आते ही दोस्तों लेफ्ट साइड में नगर खाना है और राइट साइड में तटबंदी है। तो पहले तटबंदी हम घूमने वाले हैं,
दोस्तों आपको दिखाते हैं। और जो सामने आपको सीढ़ियाँ दिख रही है वहाँ पे एक बुरुज है दोस्तों। ये जो सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, इसे बुरुज कहा जाता है। ऐसे टोटल 9 बुरुज है इस शनिवारवाड़ा में। देख सकते हैं दोस्तों आप, बहुत बड़ा ये बुरुज है। टोटल 9 बुरुज है और 5 दरवाजे है और अन्य कई महल भी आते थे दोस्तों। उसके जो न्यू बचे हुए हैं वो भी मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं तटबंदी। तो कुछ इस तरह की ये तटबंदी है दोस्तों। ऊपर से जो नीचे का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इधर बाहर साइड का नज़ारा दिख रहा है दोस्तों। आगे चल के आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ दी गई है जो कि ऊपर नीचे आने जाने के लिए ऐसी बीच बीच में बहुत सी जगह पे ये सीढ़ियाँ दी गई है दोस्तों। इस तरह का ये कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं। और ये जो बाजू में आपको ये दिख रहा है कंस्ट्रक्शन, ये यहाँ पे आरसे महल हुआ करता था जिसका अभी खाली न्यू बचा है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे आगे दूसरा बुरुज आने वाला है तो उस बुरुज के बारे में अभी बात करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं दूसरा बुरुज है। और यहाँ पे ये जो ऐसा बनाया हुआ है तो ये इसलिए बनाया हुआ है, जब भी कोई दुश्मन सेना नीचे आती थी तो ऊपर से उनके ऊपर यहाँ से हमला किया जाता था। गर्म तेल उनके ऊपर डाला जाता था दोस्तों, दुश्मनों के लिए, दुश्मनों के ऊपर। इसलिए ये कंस्ट्रक्शन ऐसा बनाया हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं इसका शनिवारवाड़ा का जो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है वो आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हिस्ट्री जानने के पहले हम जानते हैं कि पेशवा किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों मराठा साम्राज्य में पेशवा ये जो पोजीशन है ये सेकंड नंबर की पोजीशन थी दोस्तों। एक नंबर पे जो है वो छत्रपति आते थे, जो सम्राट थे, छत्रपति सम्राट, वो एक नंबर की पोजीशन पे आते थे। और उनके बाद जो आते थे वो पेशवा पोजीशन वाले आते थे दोस्तों। यानी कि पेशवा जो है एक पंतप्रधान के जैसे काम करते थे। तो अभी शनिवारवाड़ा का निर्माण जो है दोस्तों 1730 में इसकी नींव रखी गई थी, मतलब निर्माण शुरू किया गया था। और 1732 में यह पूरा बन के तैयार हो गया था। तो उस दिन शनिवार था इसलिए इस वाड़ा का नाम शनिवारवाड़ा दिया गया दोस्तों। उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारी अन्य नई वास्तुओं का निर्माण बीच बीच में किया गया। तो अभी जानते हैं कि शनिवारवाड़ा की हिस्ट्री का सबसे बहुचर्चित किस्सा जो है दोस्तों उसके बारे में हम जानते हैं। तो उसके लिए पहले आपको पेशवा के परिवार में कौन कौन था यह जानना जरूरी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस फैमिली ट्री डायग्राम में सबसे पहले आते हैं बाजीराव पेशवे पहला। तो बाजीराव पेशवा, इनको 2 पत्नियां थी, एक काशीबाई और दूसरी मस्तानी। काशीबाई और बाजीराव पेशवा इनके 2 पुत्र थे। पहले नाना साहब, जिनको बालाजी बाजीराव के नाम से भी जाना जाता था, और दूसरे थे रघुनाथ राव। तो बाजीराव पेशवा पहले, इनके बाद उनके बेटे नाना साहब को पेशवा बनाया गया। पहले पेशवा का चयन जो है छत्रपति करते थे, लेकिन बाद में पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा, ऐसा किया गया दोस्तों। तो जब नाना साहब पेशवा थे तब पानीपत का एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा गया। उसमें नाना साहब के बड़े बेटे विश्वासराव और शमशेर बहादुर मारे गए थे। यह युद्ध पेशवा बहुत बुरी तरह से हार गए थे दोस्तों। तो अभी नाना साहब के बाद किसे पेशवा बना जाए इसका विचार होने लगा। रघुनाथ राव जो कि नाना साहब के भाई थे और एक अच्छे योद्धा भी थे, उन्हें लगा कि अब उन्हें ही पेशवा बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नाना साहब के बेटे माधव राव, इनको पेशवा बनाया गया। इस वजह से रघुनाथ राव को बड़ा गुस्सा आया दोस्तों और उनके मन में एक ईर्ष्या पैदा हो गई थी। इस वजह से जो है पेशवा माधवराव जो थे उन पे बहुत सारे हमले हुए और यह हमले रघुनाथ राव ने करवाए थे। इस शक की बुनियाद पे पेशवा माधवराव ने रघुनाथ राव जी को शनिवारवाड़ा में ही नजर कैद करके रखा गया था दोस्तों। तो पेशवा माधवराव पे बहुत सारे हमले हुए और यह हमले रघुनाथ राव ने ही करवाए हैं। इस शक की बुनियाद पे पेशवा माधवराव ने रघुनाथ राव को शनिवारवाड़ा में ही नजर कैद में रखा था दोस्तों। उसके बाद जब माधवराव बीमार थे तब नए पेशवा का चयन वह करना चाहते थे। तो इस बार भी रघुनाथ राव को पेशवा न बनाते हुए माधवराव के छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया। अभी रघुनाथ राव जी का गुस्सा और बढ़ गया था दोस्तों। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रुकता हूँ दोस्तों और आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो सामने आप स्टेज देख रहे हैं और उसके आगे जो प्रोजेक्टर दिख रहा है आपको ये सामने, तो यहाँ पे पहले लेजर शो हुआ करता था दोस्तों, लेकिन जब कोविड में इसको बंद कर दिया गया तो उसके बाद में ये बंद ही है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने हिस्ट्री के बारे में। तो पेशवा माधवराव पे बहुत सारे हमले हुए और यह हमले रघुनाथ राव ने ही करवाए हैं। इस शक की बुनियाद पे पेशवा माधवराव ने रघुनाथ राव को शनिवारवाड़ा में ही नजर कैद में रखा था दोस्तों।
उसके बाद जब माधवराव बीमार थे तब नए पेशवा का चयन वह करना चाहते थे। तो इस बार भी रघुनाथ राव को पेशवा न बनाते हुए माधवराव के छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बनाया गया। अभी रघुनाथ राव जी का गुस्सा और बढ़ गया था दोस्तों। इसी दौरान पेशवा के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, तो वहां के पहरेदारों को उनकी सैलरी भी बहुत दिनों से नहीं मिली थी। इस बात का फायदा लेते हुए रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई, इन्होंने एक प्लान बनाया दोस्तों। उन्होंने पहरेदारों के जो सरदार है सुमेर सिंह गार्डी, तो ये गार्डी किन्हें कहा जाता है दोस्तों, जो गार्ड लोग पहरेदार लोग रहते हैं उनको उस समय गार्डी कहा जाता था। तो सुमेर सिंह गार्डी को मिलने बुलाया और उन्हें बोला कि अगर मेरा एक काम करोगे तो तुम्हें तुम्हारी सारी पगार और बड़ा ओहदा दिया जाएगा। सुमेर सिंह बोला क्या करना है। तभी आनंदीबाई ने कहा नारायण राव को मारना है। तो मौजूदा हालात मद्देनजर रखते हुए सुमेर सिंह गार्डी इस बात के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने कहा कि मुझे यह आदेश लिखित में चाहिए। आनंदीबाई ने उसे वह आदेश रघुनाथ राव के हस्ताक्षर में लिखित दिया दोस्तों। तो इस आदेश अनुसार नारायण राव को मारने के लिए गार्डी जो है वो तैयार हो गए और उनका कत्ल कर दिया। जब नारायण राव के पीछे गार्डी उन्हें मारने के लिए आ रहे थे दोस्तों, तो वो रघुनाथ राव जी की ओर भागे और उन्हें कहा काका मला वाचवा। तो इसी का यहाँ पे एक बड़ा स्टोरी है दोस्तों, लेकिन रघुनाथ राव जी के सामने ही उन्हें मार दिया गया। यहाँ पे इतिहास के जानकार कहते हैं कि रघुनाथ राव ने उस लेटर में नारायण रावला धरा, मतलब नारायण राव को सिर्फ पकड़ो ऐसे आदेश दिए थे, लेकिन बाद में आनंदीबाई ने ध का म करके नारायण रावला मारा ऐसा कर दिया, ऐसा कहा जाता है दोस्तों। लेकिन बहुत से इतिहास के जानकार ये भी कहते हैं कि पेशवाओं के समय जो भाषा लिखी जाती थी उसमें ध का म बनाना संभव ही नहीं था। तो इसके पीछे बहुत सारी थियरीज है दोस्तों। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो इस तरह बहुत ही कम उम्र में नारायण राव जी की हत्या की गई। इसी शनिवारवाड़ा में उनकी हत्या हुई थी दोस्तों। उन्हीं के याद में शनिवारवाड़ा के एक मुख्य दरवाजे को उनका नाम दिया गया है, जिसे नारायण दरवाजा भी कहा जाता है दोस्तों। अभी हम पहुंच चुके हैं नगर खाने के पास। तो हमने तकरीबन 9 में से 7 बुरुज जो है वो घूम लिए, और बाकी बचे जो 2 बुरुज है यहाँ नगर खाने के पास में है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये सामने जो आपको दिख रहा है ये 8वां बुरुज है, और ऐसे ही वो साइड में एक है दोस्तों। तो यहाँ से नगर खाना में आपको एंट्री करना है। चलिए दोस्तों, देख सकते हैं आप किस तरह का ये कंस्ट्रक्शन है नगर खाना का। नगर खाना जो है दोस्तों स्पेशली जो शाही मेहमान आते थे उनकी व्यवस्था के लिए ये बनाया गया था। पूरा लकड़े का ये कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, और ऊपर से जो शनिवारवाड़ा का पूरा नज़ारा दिखता है वो आप देख सकते हैं। काफी मनमोहक नज़ारा यहाँ से पूरे शनिवारवाड़ा का दिखता है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार का ये नगर खाना है। अभी यहाँ से हम आगे जाएंगे, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये 9वां बुरुज है, जो कि लास्ट वाला बुरुज है दोस्तों। यहाँ से फिर से जहाँ से हम आए थे वहीं से नीचे उतरेंगे, और अभी जानते हैं पूरे जो 5 मेन दरवाजे हैं उनके बारे में। तो जैसे ही यहाँ से आप नीचे आएंगे, यहाँ पे सामने कुछ बोर्ड लगाए गए दोस्तों, जहाँ पे आपको थोड़ी जानकारी दी गई है, वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस दरवाजे से हम नीचे आए, उसके ठीक लेफ्ट साइड में आपको जाना है। वहां से थोड़ी ही दूरी पे पहला दरवाजा लगता है दोस्तों, जिसे कि मस्तानी दरवाजा कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे उसकी डिटेल दी गई है दोस्तों। इसे मस्तानी दरवाजा कहा जाता है। अभी हम दूसरे दरवाजे के पास आ गए दोस्तों। ये खिड़की दरवाजा इसे कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है खिड़की दरवाजा, ये 2nd नंबर का। तो यहाँ इसको खिड़की दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बड़े से दरवाजे में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटी सी खिड़की दी गई है। ये देखिए दोस्तों, ये जो खिड़की दी गई है, तो दिन के समय मतलब पूरे समय ये दरवाजा बंद ही रहता था, सिर्फ ये छोटी खिड़की आने जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, इसलिए इस दरवाजे को खिड़की दरवाजा नाम दिया गया है।
और आजू बाजू में कुछ इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ दी गई है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाया गया है। तो यहाँ से ऊपर चढ़ना है दोस्तों हमें। ये गणपति रंग महल की जगह यहाँ पे दी है। तो ऊपर आने के बाद ये सामने देख सकते हैं आप, ये गणेश दरवाजा है दोस्तों। तो इसका नाम गणेश दरवाजा क्यों पड़ा है दोस्तों कि ये दरवाजे के पास में ही गणपति रंगमहल था, जैसा कि आपने देखा, इसीलिए इसको गणेश दरवाजा का नाम दिया गया है। और इसी दरवाजे के एक बाजू में गणेश जी की प्रतिमा थी, इसीलिए भी इसका नाम गणेश दरवाजा दिया गया दोस्तों। तो अभी सामने आगे चलते हैं। यहाँ पे आप एक रिजर्वायर देख सकते हैं। इस शनिवार में तकरीबन 1000 लोग रहते थे दोस्तों, तो उनके पानी की रिक्वायरमेंट के लिए ऐसे बड़े बड़े टैंक बनाए गए थे। ये कुछ महल दिख रहा है, उसमें उसका कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है, न्यू बचा हुआ है। और ये जो है दोस्तों लास्ट नारायण दरवाजा, तो यहीं पे नारायण राव जी की हत्या की गई थी दोस्तों। पहले इसका नाम जामुन दरवाजा था, क्योंकि यहाँ पे एक जामुन का पेड़ था, इसलिए इसको जामुन दरवाजा बोला जाता था। लेकिन नारायण राव जी के याद में इसे नारायण दरवाजा नाम दिया गया। ये जो सामने आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, ये दुधई महल का था। तो अभी हम नीचे का स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, न्यू जो बचा हुआ है वो। जैसे आप एंट्री करते हैं कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ये सीढ़ियों से आपको ऊपर चढ़ना है। ऊपर चढ़ते ही सामने आपको जो फव्वारे है वो दिखेंगे। और इस फव्वारे के आजू बाजू में इस यहाँ पे जो पेशवा रहते थे उनका फैमिली ट्री डायग्राम डिटेल में लगाया गया है दोस्तों। ये साइड में दोनों भाषा में लगाया गया है दोस्तों, इंग्लिश में भी और मराठी में भी। तो अभी यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और अभी ये तो सिर्फ बेसमेंट बचा हुआ है। तो जहाँ पे जो जो चीजें थी उसका यहाँ पे डिटेल में जानकारी दी गई है दोस्तों। आगे जाते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा फव्वारा है, इसे हजारी फव्वारा कहा जाता है दोस्तों। तो हजारी फव्वारा इसका नाम इसलिए पड़ा है कि इस फव्वारे में से एक ही बार 1000 फव्वारे निकलते थे, इसलिए इसको हजारी फव्वारा कहा जाता है। जैसे हम आगे जाएंगे, यहाँ पे निवास स्थान करके लिखा हुआ है। ये जो देख सकते हैं लोग जहाँ पे चल रहे हैं, ऐसे रूम्स हुआ करते थे पहले, यहाँ पे मतलब घर हुआ करते थे। तो ये जो पहला घर है ये है विश्वास राव जी का ये घर था दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सदाशिव राव जी का ये घर था। उसके बाजू में ही जो दूसरा घर है वो माधवराव जी का घर यहाँ पे था दोस्तों। ये कुछ इस तरह का बचा हुआ कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड है, माधवराव पेशवे का ये घर था। तो कुछ इस तरह से अभी खाली न्यू जो था दोस्तों वो बचा हुआ है। बाकी तो सब 1828 में जो बड़ा आग लगा था उसमें जल के राख हो गया। और पानी के स्टोरेज के लिए यहाँ पे बड़े बड़े टैंक भी बनाए गए हैं और कुछ कुएं भी यहाँ पे बनाए गए दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे मराठी में विहीर बोलते हैं। तो ये ऐसा कुएं जैसा थोड़ा सा दिख रहा है दोस्तों। तो ये जो इमारत थी दोस्तों, ये ऐसा कहा जाता है कि टोटल 7 मंजिला ऊंची इमारत थी। लेकिन 1828 में जो भीषण आग यहाँ पे लगी थी उसमें सब पूरा जल के राख हो गया था, क्योंकि नीचे का कंस्ट्रक्शन जो है वो पत्थर का है, लेकिन ऊपर जो था वो ईंटों का था। और उसके ऊपर के जो फ्लोर थे मतलब सेकंड नंबर से, वो पूरे लकड़ी के बने हुए थे, इसलिए आग में पूरे जल गए दोस्तों, जल के राख हो गए। तो कुछ इस तरह की हिस्ट्री शनिवारवाड़ा की है दोस्तों। तो यही थी सारी जानकारी दोस्तों शनिवारवाड़ा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू।